उत्तराखंड क्रांति दल के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रिटायर्ड कैप्टन चंद्रमोहन गढ़िया जी की अध्यक्षता में धोरण मोड़ पर अरहम परिसर में आईटी पार्क के पास सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण की। एल चंद्रमोहन गढ़िया जी ने कहा कि जिस प्रकार से एक सैनिक अपने देश के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने राज्य को बचाने के लिए हमें एक मौका और मिला है, जिसके लिए हम अपना पूर्ण प्रयास करेंगे। एल सेवानिवृत्त कैप्टन राकेश ध्यानी एवं वीर सिंह पवार के साथ पूर्व सैनिकों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण की। एल कैप्टन राकेश ध्यानी को उत्तराखंड क्रांति दल के सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया। केंद्रीय महामंत्री कर्नल सुनील कोटनाला ने कहा, अब हम अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि दल के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए दल को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। एल सभी पूर्व सैनिकों ने एक आवाज में उत्तराखंड क्रांति दल को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन कार्यालय प्रभारी देवचंद उत्तराखंडी जी ने किया। एल कार्यक्रम में दल के कई वरिष्ठ पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। एल कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि कर्नल वीरेंद्र सिंह नेगी तथा विशिष्ट अतिथि आनंद प्रकाश गैरोला रहे। जो हमारा सैनिक प्रकोष्ठ है वो बहुत ही एक तगड़ा एक बहुत ही अच्छा प्रकोष्ठ बना हुआ है। आज ये बड़ी हमारे सौभाग्य की बात है कि कैप्टन राकेश ध्यानी साहब जो हैं वो अपने एक बड़े समूह के साथ और बड़े प्यार से और बड़े दिल से हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये एक बड़े सौभाग्य की बात भी है और ये एक बहुत हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि इतने सारे भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ मिल रहे हैं। अब आप देखिए कि जो राज्य एक सैनिक बहुल्य राज्य है, वहाँ सैनिक एक बहुत बड़ी शक्ति है और अगर जिस साइड सैनिक झुक जाए, आप समझो कि पूरा स्विंग उस साइड झुक जाए। तो अगर आज हमारी स्ट्रेंथ करीब सैनिक प्रकोष्ठ की अगर 2000 है, 3000 है, 5000 है, जैसे जैसे ये स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे झुकाव जो है उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ आता रहेगा। गांव-गांव में, कस्बे में, शहर में हर जगह सैनिक फैला हुआ है और सैनिक अगर उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि 2027 में या तो हम सरकार बनाएंगे या हमारे बगैर सरकार नहीं बने। जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। सैनिक प्रकोष्ठ ही अब जो है यूकेडी की ताकत है। आज जिस तरह से सैनिकों ने अपना सपोर्ट दिखाया है कि हम जो है अब क्षेत्रीय पार्टी को ताकतवर बनाएंगे और ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि मुझे इतना बड़ा ओहदा आज ज्वाइन करते ही अगर मिला है, अगर मुझे प्रदेश अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ का बनाया गया है तो मेरी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मेरा सर्वप्रथम ये रहेगा कि मैं 100% जितने भी, क्योंकि उत्तराखंड जो है एक सैनिक बहुल्य प्रदेश है, तो मेरा ये कर्तव्य है और मैं ये कोशिश करूंगा कि हर फौजी को मैं उत्तराखंड क्रांति से जोड़ूं, क्योंकि हम सैनिक बहुल्य प्रदेश में रहते हैं। अगर सारे सैनिक हमारे पास जुड़ गए तो भविष्य में अपने प्रदेश की दिशा और दशा हम लोग बदलेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पूरण सिंह गठैत जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया और मुझ पर विश्वास जताया कि मैं एक ज्वाइन करते ही मुझे अगर सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है तो कुछ ना कुछ उनके मन में रहा होगा, तो उनका दिल से आभार। और पंचायत चुनाव की जहाँ तक आपने बात की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज से नहीं, मैं 1 साल से सैनिकों को इकट्ठा करने में लगा हूँ। मेरी अपनी समन्वय समिति है जो सैनिकों को एक साथ इकट्ठा कर रही। पिछले 1 साल से मैं इसमें लगा हूँ। मैं अभी पिछले दिन 5 दिन से मैं बाहर हूँ, पूरा उत्तरकाशी टिहरी के दौरे पे, जहाँ पे जितने भी सैनिक उठे हुए थे उन सब के प्रचार के लिए, जो हमारा कोई प्रधान के लिए उठाया है, क्षेत्र पंचायत के लिए उठाया, जिला पंचायत के उठाया, उन सब के प्रचार के लिए मैं गया हूँ और मैंने पूरी कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट भविष्य में हमें मिलने वाला है। रही बात 2027 चुनाव की, हमने हमारे उत्तराखंड क्रांति दल में 20% सैनिकों के लिए रिजर्वेशन है कि हमें जो है जो टिकट देंगे हम 20% सैनिकों को देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कम से कम 4-5 सीट भी अगर हम ले आते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है और हम इतने ऊपर हवा में भी नहीं उड़ना चाहते हैं। अगर 2 से 4 सीट हम अगर ले आते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी विजय होगी और अगर हम 4 सीट लाते हैं तो मैं विश्वास दिलाऊंगा 2032 के चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल के बगैर सरकार नहीं बनेगी।
सबसे पहले तो जय मां नंदा की, और आपका चैनल का माध्यम से मैं मां नंदा से प्रार्थना कर दो कि 2026 में जो प्रस्तावित नंदा राज जैसे कि हिमालयी महाकुंभ का 12वां भी प्रचलित च, ये विश्व की एक इन यात्रा च कि जो पैदल चल दे, और लगभग 1-1.5 महीने की ये पैदल यात्रा है। और मां नंदा कौन है? साक्षात पार्वती का स्वरूप, और कैलाश के लिए जब एक बेटी जिसको कि हम गढ़वाली में ध्यान बोलते हैं, वो हर 12 वर्ष में आकर के अपने जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनको आशीर्वाद दे करके और धन धान्य से समन्वित करके वापस अपने कर्तव्य पथ पर जाती है। ऐसी मां नंदा का जो उत्सव है वो 2026 में प्रस्तावित है। इस वर्ष जनवरी में मौडवी के रूप में जो हमारी भगवती उफरई है, जिसको कि अपर्णा देवी कहा जाता है, उससे मनौती ले ली गई कि हे माँ, हम अगले वर्ष जो है आपके उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते हम मां नंदा के जो पड़ाव है, 5वां पड़ाव कोटी में गए, वहाँ दर्शन करके आए। और चौसिंगिया खाडू जो कि मां नंदा का पथ प्रदर्शक है, उसके विभिन्न विभागों में मैं कार्यरत रहा हूँ। जहाँ तक लैंड टेनेंसी एक्ट 1972 का सवाल है, 1972 से पहले हिमाचल यूनियन टेरिटरी था, टेरिटोरियल काउंसिल बोलते थे। उसके बाद उसको आज़ादी में जब उसको पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला, उसका उन्होंने अपना कानून लागू किया। उसमें यह प्रोविज़न था कि जो 1972 से पहले उधर रह रहे हैं और उनके बाद कृषि भूमि है, सिर्फ वही वहाँ के मूल नागरिक होंगे। अगर जैसे सपोज मैं भी वहीं रहा हूँ, मेरी पैदाइश वहीं हुई, वहीं शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन मैं वहाँ का एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हूँ, हालांकि मैं 1972 से पहले वहाँ रहता था। हाँ, सिर्फ एक ये फैसिलिटी दी है कि उसमें हम वन टाइम एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 6-20 मिनट तक लगभग। वो हमें डीसी से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, रेवेन्यू अथॉरिटी से वेरीफाई करना पड़ता है कि भैया इतने साल से 72 से यहाँ रह रहे हैं, तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन फ्री है। उसके अलावा वहाँ पे कोई भी हो, चाहे नगर पालिका क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर व्यक्ति को परमिशन लेनी पड़ेगी जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट होगा। जो तो एग्रीकल्चर है उनको तो जरूरत कोई नहीं है सर। जैसे हम बाहर के काफ़ी लोग रहते हैं उधर, तो उनको पहले सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर के पास अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म भरने पड़ते हैं, पेपर लगाने पड़ते हैं, एक एग्रीमेंट होता है। पहले सबसे पहले एक एग्रीमेंट होगा जिसे आप खरीद रहे हैं, फिर डीसी एक सर्टिफिकेट रहेगा उसका कि भी इसके बाद इस ट्रांजैक्शन के बाद ये लैंडलेस नहीं होगा। इधर ऐसा मेरा ख्याल प्रोविजन है नहीं, इधर पता नहीं। वो सर्टिफिकेट लेगा उससे कि भी इस ट्रांजैक्शन के बाद ये लैंडलेस नहीं होगा। उसके बाद डिविजनल कमिश्नर को जाएगी फाइल, और उसके बाद सचिवालय में जाएगी फाइनेंशियल कमिश्नर, रेवेन्यू राजस्व विभाग में, वो उसको एग्जामिन करता है ठीक ढंग से, फिर मुख्यमंत्री तक जाती है, फिर वो अप्रूव करेंगे उसके बाद। और नॉर्मली 3 महीने के अंदर अंदर ये परमिशन मिल जाती है। ऐसा है नहीं कि वो सबको परमिशन देते हुए। अब यहाँ दिक्कत ये हो रही है